जय साथियों, मैं सतीश एंड सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्लियामेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, पिछली क्लास में आपने जाना संसद क्या होता है और उसके बाद संसद के अभिन्न अंग के बारे में जाना। संसद के अभिन्न अंग में राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। अब पिछले टॉपिक में आपने लोकसभा के बारे में पढ़ा था और आज हम संसद के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर हम जानेंगे राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में। सबसे पहली चीज की राज्यसभा का आपका जो है वर्णन, अगर आप बात करते हैं किस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो सबसे पहली चीज अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि संसद के आपका जो है आप पढ़ने वाले हैं राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट। अब अगर हम बात करते हैं राज्यसभा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अब अगर आप डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अब अगर यहाँ पर जानते हैं इसके राज्यसभा के अन्य नेम की, अदर नेम पर डिस्कस करते हैं तो राज्यसभा को हम किस अन्य नामों से जानते हैं। तो सबसे पहली चीज, राज्यसभा को आप कह सकते हैं द्वितीय सदन। द्वितीय सदन के रूप में जाना जाता है और फिर यह कह सकते हैं आप स्थायी सदन के रूप में जानते हैं। अपर हाउस, अपर अपर हाउस के रूप में जानते हैं, या आप कह सकते हैं उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर आपने जाना कि इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 80 में किया गया है। अगर हम अन्य नामों पर डिस्कस करते हैं तो इसे द्वितीय सदन, या आप कह सकते हैं अपर हाउस, या स्थायी सदन, या उच्च सदन के रूप में राज्यसभा को जाना जाता है। अब अगर हम जानते हैं कि राज्यसभा को आप पहले किस नाम से जानते थे, तब पहले इसे आप जानते थे काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में, या आप कह सकते हैं राज्य परिषद के रूप में पहले आप जानते थे। राज्य परिषद के रूप में, या आप कह सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में जानते थे। लेकिन इसका नामकरण, राज्यसभा का नामकरण कब किया गया, या आप नेमिंग कब किया गया, तो वो आपका किया गया था आपका 1954 में। कहने का मतलब है कि नेमिंग किया गया 1954 में, इसका नेमिंग किया गया। और अब किस रूप में जाना जाता है, वो आप कह सकते हैं राज्यसभा के रूप में वर्तमान में जाना जाता है। तो अब अगर यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहली चीज की राज्यसभा राज्यसभा का आपका गठन, अगर आप बात करते हैं कि राज्यसभा का गठन कब किया गया, तो राज्यसभा का गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952। यानी 3 अप्रैल 1952 को क्या किया गया, आपके राज्यसभा का गठन किया गया। अब अगर हम बात करते हैं प्रथम बैठक, आपकी जो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, तो वो आपके 13 मई 1952 को आपकी क्या किया गया था, वहां पर प्रथम बैठक हुई थी। बैठक की बात करते हैं कि बैठक कब की गई साहब, तो बैठक आपकी की गई थी 13 मई
1952 को आपकी बैठक की गई। अब यहाँ पर आपने जाना सबसे पहली चीज की राज्यसभा। राज्यसभा का आपका जो है वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में किया गया, 80 के तहत किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आपका इसके अदर नेम के आपका नेमिंग अगर आप करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की द्वितीय सदन के रूप में जाना जाता है, या आप कह सकते हैं स्थायी सदन है, उसके साथ साथ अपर हाउस के रूप में जाना जाता है। और आपका ये फिर से जो है उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। पहले राज्यसभा को आप किस नाम से जानते थे? तो पहले आप बता सकते हैं कि आप जानते थे इसे जो है राज्य परिषद के रूप में या काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में, लेकिन वर्तमान में आप राज्यसभा के रूप में जानते हैं, तो वो आप जानते हैं 1954 के तहत। अब अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर जानते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या आपकी क्या हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या अगर आप बात करते हैं मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो मैक्सिमम आपके 250 हो सकते हैं। अब उसके साथ साथ आपका मैक्सिमम सीट की बात करते हैं तो ये आपका जो मैक्सिमम सीट क्या हो सकती है, तो वहां पर 250 आपके मैक्सिमम सीट हो सकते हैं। अब यहाँ पर दो आपके यानी कहने का मतलब कि 12 सदस्य आपके क्या किए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके फिर से 238 सीट आपकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की होगी। और उसके बाद यहाँ पर कहने का मतलब है कि राज्यों से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश 238 सीटें और उसके साथ साथ 12 आपकी जो है सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। मनोनीत सदस्य आपके कितने होंगे, 12 आपके मेंबर्स मनोनीत किए जाएंगे, नॉमिनेटेड किए जाएंगे। वो आपका जो है जो नॉमिनेट किए जाएंगे 12 सदस्य, वो आपके किस क्षेत्र से होंगे, तो यहाँ पर कला विज्ञान और साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति ख्याति प्राप्त कर लेंगे उसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा, 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सीधे डायरेक्टली वहां पे सांसद के रूप में रख लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका कला हो जाएगा, उसके बाद फिर से विज्ञान हो जाएगा और साहित्य कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति ख्याति प्राप्त करेंगे उनको क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की आपने जाना कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या क्या हो सकती है, 250 हो सकती है। और वहां राज्यों से और उसके बाद आपका केंद्र शासित प्रदेश से 238 सीटें और बाकी आपके 12 सदस्य कला विज्ञान और साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सीधे डायरेक्टली मनोनीत किए जाते हैं। अब अगर यहाँ पर डिस्कस करते हैं वर्तमान में, अगर हम जानते हैं वर्तमान में सीटों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर अगर राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या पर डिस्कस करेंगे तो वर्तमान में सीटों की संख्या आपकी क्या डिसाइडेड की गई, 245 सीटें वर्तमान में बताई गई है, 245 सीटें बताई गई। अब 245 सीटों में से आपका जो है 233 सीटें क्या होंगी आपकी राज्यों से
और उसके साथ साथ यहाँ पर 233 सीटें आपकी क्या होंगी, राज्यों से होंगी। और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 सीटें आपकी जो नॉमिनेटेड आपकी क्या की जाएंगी, मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कहने का मतलब है कि 12 सदस्य आपके मनोनीत किए जाएंगे, वो भी किसके द्वारा, तो ये आप कह सकते हैं कि सर राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा आपका क्या किए जाएंगे, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहली चीज अगर हम फिर से जानते हैं, यहाँ राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या क्या हो सकती है, वहां पर आपने बताया कि सर जो है 500 250 हो सकती है, और राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश 238, और उसके बाद मनोनीत सदस्य 12 होंगे। लेकिन वर्तमान में जो सीटों की संख्या है, या आप कह सकते हैं सदस्यों की संख्या है, तो वो आपकी कितनी है, 245 है, जिस पर आपका सदस्य बनाए जाते हैं। और 233 सीटें आपकी कहां से होंगी, वो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से होगी, और 12 सदस्य आपके क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में आपका बताया गया है, तो वो किस शेड्यूल में बताया गया है, तो ये आपका जो 4th अनुसूची में सीटों के आवंटन की बात कही गई। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के आपका जो है भारतीय संविधान की 4th अनुसूची में, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सीटों का आवंटन किया जाएगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन का वर्णन बताया गया है भारतीय संविधान के 4th अनुसूची में। 4th अनुसूची में आपके सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। अब अगर आगे डिस्कस करते हैं, यहाँ पर फिर से हम जानेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से किया जाता है। अब आपका इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स का आपका जो चुनाव कहां से किया जाता है, राज्यों के आपका सबसे पहली चीज की अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि, वो जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव में हिस्सा लेगा। और उसके बाद यहाँ पर अब राज्यों के और उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, या आपके जो विधायक होते हैं और उसके साथ साथ जो आपके एमएलए होंगे, वही आपका क्या करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। यानी अब अगर हम आगे जानते हैं, तो यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सबसे पहले अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होगा। और इसमें राज्यसभा के चुनाव में कौन कौन आपका जो सम्मिलित होगा, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं राज्यों के एवं केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों द्वारा। यानी सबसे पहली चीज की अगर आपका इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स जो है की बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है, तो आपका अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के एवं केंद्र शासित प्रदेश
कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा आपका क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, या आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब क्या होगा, आपका जो जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि, यानी जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुना गया जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि ही क्या करेगा, वहां पर राज्यसभा के सदस्यों को चुनेगा। अब यहां पर सबसे पहली चीज की, पहले क्या होता था, अगर पार्टिकुलर जिस राज्य से आपको राज्यसभा की सदस्य बनना है उसी राज्य का होना चाहिए, लेकिन क्या किया गया, आपका 2013 के बाद से आपका जो खुला मतदान कर दिया गया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति, आपका किसी भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का हो सकता है और उसके साथ साथ किसी भी राज्य का राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है, यानी 2013 से खुला मतदान कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर जानते हैं कि यहाँ पर 2013 से आपका क्या कर दिया गया, वहां पे खुला मतदान कर दिया गया। यानी पहले ऐसी आपकी व्यवस्था नहीं थी, बाद में क्या किया गया, आपका 2013 से खुला मतदान कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का क्या बन सकता है, किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से आपका जो है राज्यसभा का सांसद के रूप में आपका जो है चुनाव लड़ सकता है। ये आपका बताया गया। अब अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर अब अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, या आप कह सकते हैं योग्यता की बात करते हैं, तो योग्यता के बारे में बताया गया है। योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज की भारतीय हो, यानी भारत का नागरिक हो, और उसके बाद आपका जो 30 वर्ष की 30 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। तो उसे क्या बनाया जा सकता है, उसके साथ साथ पागल ना हो और दिवालिया ना हो या किसी लाभ के पद पर ना हो। अब अगर हम जिक्र करते हैं क्वालिफिकेशन की, आपका जो किस आर्टिकल में वर्णन किया गया, वहां पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 84 में बताया गया है, क्वालिफिकेशन के बारे में बात कही गई है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं या आपका जो टेन्योर की बात करते हैं, तो कार्यकाल यहाँ पर सबसे पहली चीज की लोकसभा, आपका जो लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है, बट यहाँ पर राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा का कार्यकाल आपका जो है कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि वो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर अगर आगे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। कार्यकाल, तो कार्यकाल राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है, ये कभी आपका भंग नहीं होता। इसमें प्रत्येक आपका जो है दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य आपके क्या किए जाते हैं, उसके स्थान पर आपका चुन लिए जाते हैं, जिनका कार्यकाल आपका जो है 6 वर्ष
कंप्लीट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि राज्यसभा के आपका जो सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब अगर यहाँ पर हम जानते हैं कि इनके आपका सबसे पहली चीज की राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका जो 6 ईयर होता है। अब अगर हम यहीं पर डिस्कस करते हैं कि राज्यसभा अध्यक्ष या आपका कह सकते हैं कि सभापति का कार्यकाल क्या होगा, तो वहां पर उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। क्योंकि सबसे पहली चीज की राज्यसभा का अध्यक्ष या आप कह सकते हैं सभापति, सभापति के बारे में आपका जो वहां पर उपराष्ट्रपति होता है। बट यहाँ पर सबसे पहली चीज की आर्टिकल 64 क्या कहता है कि आपका जो राष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, और उसके साथ साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल 89 में क्या बताया गया, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आगे डिस्कस करते हैं तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 64 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति राज्य सभा का राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम इसी से आपका जो मिलती जुलती बात करते हैं, वहां पर अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष के बारे में बताया गया। अब अगर भारतीय संविधान के आर्टिकल 89 के तहत अगर बात करेंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 89 में क्या बताया गया, उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति होगा। तो अब सबसे पहली चीज की अगर यहां पर जानते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, आपका पदेन सभापति होगा। अब यहां पर सबसे पहली चीज की अगर आप बात करते हैं कि राज्यसभा के सभापति, सभापति का आपका जो है कार्यकाल क्या होगा, तो यहाँ पर अगर जिक्र करते हैं कार्यकाल की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स का कार्यकाल हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पर जिक्र करते हैं राज्यसभा के उपसभापति, उपसभापति का कार्यकाल क्या होगा, उपसभापति का कार्यकाल आपका जो 6 ईयर का होगा। क्योंकि यहाँ पर उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों के बीच से ही आपके व्यक्ति बनाए जाते हैं। अब अगर आगे जब बात करते हैं तो यहाँ पर आगे जानेंगे सबसे पहली चीज की, यहाँ पर उपसभापति, उपसभापति का कार्यकाल अगर बात करते हैं तो 6 ईयर्स का आपका क्या हो जाएगा, उपसभापति का कार्यकाल हो जाएगा। अब उसके साथ साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की जमानत राशि क्या होनी चाहिए, ₹25,000 होनी चाहिए। अब ये 25,000 रुपए आपका जो ओबीसी के लिए और आपका जो है जनरल के लिए होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ओबीसी के लिए बताया गया है और उसके साथ साथ जनरल को बताया गया 25,000 रुपए, और 15,000 रुपए आपका किसका किसका होगा वहां पर, एसटी के लिए, और आपका किसका बताया गया है, एसटी के लिए बताया गया है। अब
उसके बाद यहाँ पर आपका जो है अगर जमानत राशि कब जब्त की जाएगी, तो यहाँ पर आवश्यक मत क्या होंगे, कहने का मतलब है कि जमानत राशि आपकी जो है कब जब्त की जाएगी, तो ये आपके आवश्यक मत क्या होंगे, तो यहाँ पर कुल वैध मतों का 1/6 मत अगर नहीं प्राप्त होगा, तब क्या होगी, जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं वेतन की और भत्तों की, तो यहाँ पर आपका जो है वेतन का निर्धारण आपका जो है संसद के अकॉर्डिंग या राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सैलरी का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो सैलरी आपकी दी जाएगी आपकी शेड्यूल नंबर 2 के तहत आपका जो है दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वेतन के बारे में बताया गया है, तो यहां सबसे पहली चीज की वेतन एवं भत्तों से संबंधित आपका कौन निर्धारण करेगा, संसद निर्धारित करेगी। अब उसके साथ साथ संसद निर्धारित करेगी, या आप कह सकते हैं कि आपकी जो है जो सेकेंड शेड्यूल के तहत आपका क्या किया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि वेतन और भत्ते की बात करते हैं, तो वेतन कौन निर्धारित करेगा, आपका जो है निर्धारण जो किया जाएगा आपका जो है संसद के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर डिस्कस करते हैं कि आपका जो वर्णन किसके तहत दिया जाएगा, तो वो आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के आपका जो है सेकंड अनुसूची के तहत आपका क्या दिया जाएगा, यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों को वेतन दिया जाएगा। अब उसके साथ साथ यहाँ पर सभापति को आपका जो वेतन किसके रूप में आपका सॉरी यहाँ पर राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में, ना कि उपराष्ट्रपति के पद के रूप में। अब अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर त्याग पत्र, राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसके दोगे, तो वो देगा, वो आपका जो देगा वो सभापति को देगा। बट यहाँ पर सभापति क्या करेगा, राष्ट्रपति को सूचना देगा। यानी कहने का मतलब है अगर आगे डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की त्यागपत्र के बारे में बात करते हैं, तो त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यसभा के सदस्य आपका जो है राज्यसभा के सभापति को त्यागपत्र देंगे। अब सभापति क्या करेंगे भैया, तो वो सूचना किसको देंगे, सूचना राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति को देते हैं सूचना कि इस मेंबर ने क्या किया, आपका जो है राज्यसभा पद से अपना त्याग पत्र दिया। अब पदच्युत आपका जो है पदच्युति, यानी कहने का मतलब पद से कौन हटा सकता है, तो पद से हटाने की प्रक्रिया आपकी जो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो है त्याग पत्र के बारे में आपने बात किया, और उसके बाद अगर आप अगर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो पद राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा आपका जो मीन्स क्या पारित करके, वहां पर आप कह सकते हैं सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करके। प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा के सदस्यों को हटाया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहली चीज की
अगर राज्यसभा तो सबसे पहली चीज की अगर आप बात करते हैं राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात करेंगे। और अगर राज्यसभा के उपसभापति के बारे में बात करेंगे तो वहां पर उपसभापति कौन थे, उपसभापति वीएस आपके कृष्णन आपके जो है मूर्ति राव थे। और उसके बाद वर्तमान की अगर बात करते हैं तो जगदीप धनखड़ हैं और उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। यानी अगर आप बात करते हैं राज्यसभा के प्रथम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर प्रथम आपके कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के प्रथम यानी आपने जाना यहाँ पर कि प्रथम सभापति आपका कौन होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होंगे। अब अगर आप बात करते हैं यहाँ पर कि प्रथम उपसभापति तो यहाँ पर कृष्णा पर मूर्ति राव वीएस मूर्ति क्या थे वहां पे राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। अब अगर आगे डिस्कस करते हैं वर्तमान के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर राज्यसभा के वर्तमान सभापति के रूप में किसे जाना जाता है, तो वहां पर आप बता सकते हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या है भैया, तो राज्यसभा के आपके वर्तमान में बताए जाएंगे। वहां पर आपके वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति ही क्या होता है, राज्यसभा का सभापति। अब अगर हम बात करते हैं वर्तमान में आपके कौन उपसभापति हैं, उपसभापति आपके कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह कौन है, वर्तमान के उपसभापति के रूप में जाना जाता है। अब सबसे पहली चीज की यहाँ पर आपने जाना कि राज्यसभा के बारे में और उसके साथ साथ लोकसभा के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। अब यहाँ पर अगली क्लास में हम जानेंगे कि लोकसभा के और राज्यसभा के कार्य क्या होते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर लोकसभा के और राज्यसभा के सत्र कितने सत्र होते हैं और उनके बैठकों के बारे में हम डिस्कस करने वाले। तब तक के लिए धन्यवाद।